हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। क्लास 7 का ये एनसीईआरटी सीरीज है। एनसीईआरटी सीरीज जो है क्लास 7 का, ये ज्योग्राफी वाला पार्ट है और ये आपका 4th चैप्टर होने वाला है। इससे मैंने जो है आपके 3 चैप्टर्स अपलोड किए हुए और ये आपका एनसीईआरटी जो सीरीज है ये टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जो आपके टीआरई 1, 2, 3 हुए सभी में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि आपका एनसीईआरटी ही इसमें मान्य होगा। और आप जब ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपके साक्ष्य जो लिए जाते हैं वो एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर के जो आपका क्लास 7 की एनसीईआरटी है, इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए उनको आपको दिखा देते हैं, उसका प्रूफ दिखा देते हैं। क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो क्लास 7 का ही एनसीईआरटी है ज्योग्राफी का, हमारी बदलती हुई पृथ्वी। इससे पहले मैंने क्लास थर्ड ये आपका थर्ड चैप्टर अपलोड किया है, तो उसमें लिखा हुआ सिस्मोग्राफ। देखिए यहाँ पे भूकंप लेखनी को बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आया था, देखिए अब मैं अभी कराने वाला हूँ वायु वाला चैप्टर। तो वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है क्लास 7 का ही लिया गया 21% है। नेक्स्ट देखिए, इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए ये आपका वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? ये आपका समताप मंडल। देखिए यहाँ पे दिया गया, एनसीईआरटी क्लास 7 का है और वायु 4th चैप्टर है इसका। नेक्स्ट देखिए अगला, देखिए यहाँ पे पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? ये आपका देखिए एमसीक्यू में दिया गया क्वेश्चन और एनसीईआरटी क्लास 7 का है पर्यावरण, जो मैंने पहले ही चैप्टर कराया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ये आपका गर्म रेगिस्तान है। ये मैं आपको केवल बता रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, और इसका मैंने पहले ही फुल एनालिसिस कराया हुआ है और प्लेलिस्ट बनी हुई है। जितने भी आपके एग्जाम हुए 1, 2, 3 सभी एग्जाम्स का फुल एनालिसिस किया हुआ है। ये देखिए रेगिस्तान में जीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर आपका वायु। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। आपको एनसीईआरटी सीरीज आप पूरी कंप्लीट कराऊंगा टीआरई 4 के लिए, आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है और आप जुड़े रहें इस चैनल से। देखिए इसमें जो हमारी पृथ्वी है, इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा आपको। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल। तो 3 मंडल आपने पढ़े हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। और इन तीनों को जो सम्मिलित रूप से आप जैवमंडल बोल सकते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है और ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से हम जम सकते हैं। अतः ये वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रखने योग्य बनाया हुआ है। तो ये आपके वायु जो आपके आपका वायुमंडल में स्थित है, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताया गया। ठीक है, उसका जो बेनिफिट्स क्या है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल का संगठन। जो आपके वायुमंडल में इसमें संगठन इस तरीके से कि इसमें कौन कौन सी गैसें किस मिश्रण में मिली हुई है। देखिए आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जो वायुमंडल का सबसे बड़ा भाग होती है। ठीक है, तो ये 2 जो गैसें हैं वो 99% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हीलियम होता है, ओजोन, आर्गन। तो देखिए आपका हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है, मतलब होती है आपकी बहुत ही कम मात्रा में। और ये देखिए इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी होते हैं हवा में, और ये आपका देखिए यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से बताया गया और यही मैंने आपको अभी जो स्क्रीनशॉट दिखाया था। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। ठीक है, तो इसकी जो परसेंटेज है इसका बढ़ना नहीं चाहिए, और ये आपका जब बढ़ जाएगा ना तो ये सांस लेना भी दिक्कत देगा। और ऑक्सीजन का कितना है 21%, और सबसे ज्यादा आपका क्या आता है? नाइट्रोजन। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपल क्वेश्चन भी गलत जाता है आपका एग्जाम हॉल में जब प्रेशर होता है। तो इन्हें अच्छे से तैयार करिएगा। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आपके वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, तो एक तरीके का आपका CO2 जो होता है आपके पृथ्वी को गर्म भी करती है और बाकी ये आपका ग्रीन हाउस गैस भी पैदा करती है, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो CO2 को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो सकती जाती है, इस पर रहना असंभव हो जाता है। तो इसीलिए CO2 जरूरी भी है, क्योंकि आपके वायुमंडल को ये गर्म रखती है, और ये अगर नहीं होगी तो आपकी पृथ्वी जो है काफी ठंडी हो जाएगी। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापमान, यानी ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। और देखिए CO2 जो है अपने
जो हम लोग गैस छोड़ते हैं अपने मुख से छोड़ते हैं, तो उसमें CO2 का कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेशन, और आपके जो जीव जंतु जो भी हैं आपका CO2। लेकिन जो आपकी ये अलग से आती है, जो आपकी काल्पनिक बनाई हुई है, जैसे मानव निर्मित है, कारखानों से निकाली जाती है जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट देखिए, इसमें पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती जाती है। तो ये CO2 की वजह से ही क्या होता है, आपके जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं ये पिघल रहे हैं, इनसे क्या होता है कि आपके समुद्र तल में आपकी बढ़ोतरी हो रही है, और इससे क्या होता है, तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, इसमें आपके जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका जलीय जीव जो है इसमें काफी इनका नुकसान होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जो नाइट्रोजन है वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उससे बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हम नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये हमें निकालनी पड़ती है। तो नाइट्रोजन जो होता है आपके फलीदार जो पौधे होते हैं वो उसका यूज करते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे बता भी दिए गए, जो आपके लेग्यूमिनेसी पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, तो इसलिए वो इसका कंसंट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला पैराग्राफ देखिए, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते, तो मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। तो आपके फर्स्ट जो आपकी है सबसे ज्यादा जो मिलती है वो नाइट्रोजन है, और सेकंड जो गैस आपकी ये आपकी ऑक्सीजन है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं जो आपकी आती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन गैस हो गई। तो इस तरीके से आपकी अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। तो ये आपका जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो हम जीव जंतु और मानव जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो ये क्या करते हैं, हरे पौधे इसका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना खाना बनाते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन को वापस से बेचते हैं। जो मनुष्य क्या करता है, ये मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और यही आपका जो पशु आपके जो पेड़ पौधे लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के रूप में हमें वापस करते हैं। और आपने कई बार सुना होगा, हमें रात के समय जो है पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी जाती है आपके द्वारा, तो इसमें क्या होता है, रात के समय में कि वहां पे जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं, तो इसीलिए रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने जो आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, मात्रा पौधों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे ये संतुलन बना रहता है। परंतु ये संतुलन तब बिगड़ता है जब आपका कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलने से गड़बड़ा जाता है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका प्रकृति में जो भी आपका है E/mc² है, ऊर्जा मतलब जितनी भी जाती है उतनी आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो ये जो आपकी अलग से बनती है आपकी कोयला और खनिज तेल, और ये आपके कारखाने वगैरह से जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो अत्यधिक जो होता है सांद्रण हो जाता है, और इसी वजह से कि आपके ग्लेशियर्स वगैरह ये पिघलने लगते हैं। नेक्स्ट है वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, और परिणाम स्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। तो आपके बेमौसम बारिश होना और कई जगह पर बारिश ना होना, इस तरीके से कई घटनाएं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक पॉइंट दिए गए, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसीलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट देखिए, ये आपका देखिए कुछ ग्लोबल वार्मिंग और CO2 के लेवल में जो बढ़ोतरी हुई है वो दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला है वायुमंडल की संरचना, और इससे देखिए क्वेश्चन आया भी था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारा जो वायुमंडल है 5 परतों से बना हुआ है। देखिए चोप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, जो आपका बहिर्मंडल होते हैं, ये आपके बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके 5 जो आपके इसमें परतें विभाजित की गई।
तो सबसे पहला आपका देखिए क्षोभमंडल, इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है और इसकी औसतन ऊंचाई होती है 13 किलोमीटर होती है, और जो आपके ध्रुवों पर होती है वहां पे लगभग 9 किलोमीटर होती है, ठीक है, वहां पे कम होती है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं, और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे आपका वर्षा हो गया, कोहरा हो गया, ओला वर्षण हो गया, इसी परत पर होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें आपका एरोप्लेन वगैरह नहीं उड़ते हैं, ठीक है। तो जो चॉपर वगैरह होते हैं, छोटे से हेलीकॉप्टर वगैरह, वो नीचे आ जाते हैं, बाकी क्षोभमंडल में ये उड़ते नहीं है। और ये आपके जो वायुयान वगैरह होते हैं, ये आपके समताप मंडल में उड़ान भरते हैं। तो देखिए आपका समताप मंडल, ये आपका ट्रोपोस्फियर, और ये आपका होता है स्ट्रेटोस्फियर। देखिए क्षोभमंडल के ऊपर का भाग जो होता है समताप मंडल कहलाता है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है, और ये परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है, इसीलिए ये आपके वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुटेबल है। और क्योंकि क्षोभमंडल में आपके क्या होता है कि कोहरा वायु, कोहरा हो गया, पानी बरसना, इस तरीके से घटनाएं होती रहती हैं। और देखिए इसके फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श होती हैं। और समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो है, इसमें क्या होता है, ओजोन गैस पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी ओजोन गैस है वो किस परत में पाई जाती है। तो आपके समताप मंडल में ही ओजोन गैस का कंसंट्रेशन होता है, और ये क्या करती है, हमारी परागैंगिक किरणें जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज को आने से पृथ्वी पर रोकती है, ठीक है। और ये आपका जो ओजोन गैस होती है, इसका भी परत जो होती है पतली होती चली जा रही है। नेक्स्ट है कि ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है कि मध्यमंडल, ये वायुमंडल की सबसे जो तीसरी स्टेज वाली परत है, ये समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है, और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जलते हुए जो तारे दिखते हैं, तो वो आपको बोलते हैं तारा जो निकलता है जला हुआ। तो इस तरीके से आपके मध्यमंडल में ही ये जल जाता है घर्षण के कारण, ठीक है। जैसे कि बाह्य जो वायुमंडल है, तो ये बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयनमंडल इस परत का एक भाग है, ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। और देखिए रेडियो संचार के माध्यम से, यहाँ पे देखिए डायग्राम के माध्यम से बताया भी गया आपका, देखिए इस तरीके से ये आपका देखिए क्षोभमंडल दिया गया, ठीक है, क्षोभमंडल, और ये क्षोभ सीमा है। क्षोभ सीमा जो होती है आपकी क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच का जो भाग होता है वो क्षोभमंडल कहलाता है। माउंट एवरेस्ट भी दिखाया गया। ये ओजोन परत आपकी समताप मंडल में स्थित है, ठीक है, और ये आपका हवाई जहाज उड़ाने के लिए कारगर है। और ये आपका समताप की सीमा, समताप जो आपकी मध्यमंडल और समताप मंडल के बीच का जो लाइन होती है उसे सीमा बोलते हैं, ठीक है। मध्यमंडल के बाद ये आपका बाह्य मंडल, और इसके बीच में मध्य सीमा। नेक्स्ट है ये आपका रेडियो संचार जो होता है आपका के लिए इसका इस परत का यूज होता है, यानी कि बाह्य वायुमंडल जो होता है इसमें आपका रेडियोस और सैटेलाइट वगैरह होते हैं, ये लगाए जाते हैं। और वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है, और यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हो गया हीलियम हो गया, हाइड्रोजन यहाँ यहीं से अंतरिक्ष में रहती हुई है। नेक्स्ट है मौसम एवं जलवायु, इसके बारे में क्या आज वर्षा होगी, ये आज दिन साफ होगा, धूप निकलेगी, इस तरीके से क्वेश्चन जो होते हैं। कितनी बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क इसके स्पीकर हैं, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम जो होता है आपका वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकती है। नेक्स्ट, अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप में दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो देखिए याद रखिएगा, मौसम और आपकी जलवायु काफी डिफरेंस है, ठीक है। और जो आपकी दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो ये काफी समय की जो अवधि होती है उसे बोलते हैं जलवायु। मौसम जो होता है वो समय समय पे चेंज होता रहता है, या 5 मिनट में चेंज हो गया आपका, 10 मिनट में चेंज हो गया, इस तरीके से। लेकिन जलवायु जो होती है वो कई सालों का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी जलवायु होती है। नेक्स्ट देखिए तापमान के बारे में। तो देखिए आप तापमान, आपके घर में थर्मामीटर वगैरह होगा, तो उससे आप समझ सकते हैं। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका जो कमरे का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये आपके लगभग मनुष्य का सामान्य तापमान भी होता है। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि
ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। तो आपके 4 मौसम होंगे, उसमें आपका वायुमंडल के हिसाब से जो होता है तापमान वो भी बदलता रहता है। ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होता है। नेक्स्ट है आतपन। आतपन देखिए, एक होता है तापमान, एक होता है आतपन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा इसमें पढ़ के। एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे क्या बोलते हैं? आतपन बोलते हैं। ठीक है, तो जो सूर्य से ऊर्जा आ रही है उसे क्या करते हैं? पृथ्वी रोक लेती है, उसे बोलते हैं आपतन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आप आतपन जो होता है आपके सूर्य तप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, इसीलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया वायु तापमापी जो होता है मापना इस तरीके से आपका देखा होगा, स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, और ये वायु ताप मापता है। और यहाँ पे देखिए ये आपका वर्षा मापी जो होता है वर्षा मापता है। वात दिग्दर्शी होता है, पवन की दिशा मापता है। नेक्स्ट देखिए अगला है, देखिए ध्रुव जो होती है, ध्रुवों पर बर्फ कहाँ से आती है? इस तरीके से क्वेश्चन आपके सुनेंगे। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फिल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अगला देखिए वायुदाब। तो इसमें देखिए ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर की सभी दिशाओं में लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। जो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा जो लगाया जाता है उसे बोलते हैं वायु दाब, जो प्रेशर होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर घटता है। और देखिए आपका वायु दाब जो होता है क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बनता है। तो जो आपके जहाँ पे अधिक तापमान होता है वहां पे क्या होती है? वायु जो होती है आपकी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहां क्या बनता है? निम्न दाब क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ भारी होती है, ये भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। नेक्स्ट देखिए, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी वायु होती है उच्च से निम्न की ओर गमन करती है। नेक्स्ट देखिए पवन के बारे में। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब हम सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती हैं अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। ये एक तरीके का क्रियाकलाप वगैरह दिखाया गया। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए। देखिए आप ये सोच रहे हैं कि ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जब आपकी ट्रेनिंग होती है ना तो इस तरीके से क्रियाकलाप कराए जाते हैं बच्चों को कराने के लिए, तो ये अभी से आप समझ लीजिए, अच्छा रहेगा। जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होगी, पवन को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो दिखा देते हैं। देखिए तापमान को मापने का की मानक जो इकाई है डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है और आपका केल्विन में भी मापा जाता है, ठीक है। और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका पूछ सकता है सेल्सियस का जो डिग्री सेल्सियस है उसका जो आविष्कार किया था किसने किया था। और सेल्सियस पैमाने पर जो जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? उबल जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायुदाब भी नहीं होता है। तो अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा में भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक ड्रेस पहनते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे आपका वायुमंडल ही नहीं है और इसीलिए वहाँ पे आप तैरते हुए नजर आएंगे। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उसका शरीर जो रक्त की कोशिकाएं, जो रक्त की सिराएं वगैरह
सब फट जाएगा, ठीक है। और जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकता है, तो अपने आप उसका शरीर फट जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित है। उदाहरण के लिए आने वाली पवन को क्या होते हैं, पश्चिमी, पछुआ पवन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा था, पश्चिम से आने वाली होती है इसे पछुआ बोलते हैं। तो अपने ग्रामीण इलाकों में पूछा होगा, समझा होगा, सुना होगा, पछुआ ने चल रही। नेक्स्ट देखिए आपके पवनों के बारे में, जो आपके 3 तरह की पवनें होती हैं। देखिए स्थायी जो पवनें होती हैं, व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। नेक्स्ट है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, भारत में मानसूनी पवनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे क्या बोलते हैं, लू कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लू के बारे में काफी पूछा जाता है। ये लू कहाँ चलती है, तो आपके भारत में। देखिए इसमें आपके डायग्राम के माध्यम से बताया गया, ये पवने जो भी है आपकी, ये उच्च दाब होता है, यहाँ पे उच्च दाब भी लास्ट में, और ये बीच का जो होता है डोलड्रम बोलते हैं इसे, भूमध्य रेखीय जो होता है निम्न दाब, ठीक है। ये उपोष्ण और उच्च दाब होता है, ये अधो ध्रुवीय निम्न दाब होता है, और ये आपका उपोष्ण होता है, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो पवने हैं वो दिखाया गया। नेक्स्ट देखिए चक्रवात, जो आपके प्राकृतिक आवेश, और ये आपका देखिए जो आपके चक्रवात वगैरह है उनके बारे में डिटेल में दिया गया। तो ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि डेट वगैरह नहीं पूछता है, बाकी आप जान लीजिएगा चक्रवात कैसे क्या होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ आर्द्रता, तो ह्यूमिडिटी जो आपकी है, देखिए यहाँ पे, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायु में जबकि इस समय आपकी जो जलवाष्प होती है उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं, ठीक है। जब आपकी जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाएगी उसे बोलते हैं आर्द्र दिन। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर में पसीना आसानी से नहीं सूखता है। ये हम असहज महसूस करते हैं, जैसे सर्दियों में होता है ऐसा। नेक्स्ट देखिए, जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद जो होता है पदचिन्ह छोड़ते हैं। तो आपने देखा होगा जो रॉकेट वगैरह निकलते हैं तो ये आपके पीछे लाइनें बना देते हैं व्हाइट कलर की। इनके इंजनों से निकली जो नमी होती है संघनित हो जाती है, और वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में ये संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, एक रास्ते के रूप में दिखती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर मौसम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा 3 प्रकार की होती है। देखिए, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसे, शायद पूछा भी जा सकता है आपकी जो वर्षाएं होती हैं। तो देखिए आपके डायग्राम के माध्यम से बताया गया। देखिए चक्रवाती वर्षा है, ठीक है, ठंडी वायु, ये आपकी गर्म वायु ऊपर उठती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपकी ये है पर्वतीय वर्षा, ये आपकी आर्द्र वायु ऊपर जाती है। अगला है ये आपका संवहनी वर्षा, ये आपकी गर्म वायु ऊपर जाती है। जो आपके जो समतल वाले इलाकों में ये ऐसी वर्षा होती है, संवहनी वर्षा। नेक्स्ट देखिए अगला पैराग्राफ है। देखिए, पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो क्या होती है, बाढ़ आ जाती है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। देखिए, वर्षण के दूसरे रूप जो होते हैं हिम, सहिम, वृष्टि तथा ओला है। तो ये वर्षण के दूसरे रूप बताए गए हिम, सहिम, वृष्टि और तथा ओला। और ये देखिए इसका जो बचा हुआ पार्ट है, जो एक्सरसाइज है, इसे ये मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है,
इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी के एमसीक्यूज नाम से। तो वहाँ पे आपको पूरा वन शॉट रिवीजन मिलेगा क्लास 7 का, उसमें आपके एमसीक्यूज हैं और फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सभी हैं। और इसकी प्लेलिस्ट मैंने पहले से बना दी है, आप चैनल पर विजिट कीजिएगा प्लेलिस्ट के लिए। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश सभी में। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।